आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए हम पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है इसमें रासायनिक अभिक्रिया, वह क्रिया जिसमें अभिकर्मक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक मिलकर आपस में उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होता होगा, यदि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम बोलते हैं अभिकर्मक, और जो अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। उदाहरण में आ जाएगा भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, ये सब आ जाएगा। जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है। अभिकर्मक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, करा देखो, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकर्मक कहते हैं। वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है उसे अभिकर्मक नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया हुई, उसके बाद कोई नया पदार्थ बना, उसको उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ होगा ए जैसे ए प्लस बी मिलके क्या बनाया, सी। तो इधर वाला जो कहलाएगा ए प्लस बी, जो पहले भाग लिया है उसको, मतलब तीर के पहले वाला को बोलते हैं अभिकर्मक, और तीर के बाद वाला को बोलते हैं उत्पाद। ये उत्पाद हुआ, ये अभिकर्मक हुआ। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, रासायनिक अभिक्रिया का पता लगाने के लिए जिन तरीकों से लगाया जा सकता है उसका नीचे दिया गया है। रासायनिक अभिक्रिया को पता लगाने के लिए आप कौन कौन सा तरीका अपनाएंगे? तो पहला है गैसों का निकलना, दूसरा है रंग बदलना, तीसरा है तापमान बदलना, चौथा है अवस्था में परिवर्तन, पांचवा है सुगंध या दुर्गंध आना। अगला है शब्द समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होता है ना, तो उसमें दो अलग अलग, उसमें कोई भी पदार्थ भाग लेता है उसके बाद उत्पाद बनता है। तो उसको देखो, जो पदार्थ भाग लिया है उसको यदि हम शब्द के द्वारा दर्शा देंगे, लिख के, वर्ड के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं शब्द समीकरण। जैसे लिखा हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये शब्द में लिखा हुआ है, और कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो इसको हम बोलते हैं शब्द समीकरण। मतलब यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में ना लिखकर संक्षिप्त रूप में शब्द में लिखा जाता है तो उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। शब्द समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में ना लिखकर उसे संक्षिप्त रूप में शब्द में लिखा जाता है, वर्ड में लिखा जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं शब्द समीकरण। चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक
परिवर्तन को प्रदर्शित करना। रासायनिक परिवर्तन को आप प्रदर्शित किसे कीजिएगा? तो रासायनिक अभिक्रिया में देखते होंगे ना कि बगल में रासायनिक समीकरण जो भी आपको मिलेगा, ये अल्फ़ाबेट में जो लिखा रहता है उसके बगल में लिखा रहेगा ठोस, द्रव, गैस। एरो नीचे दिया रहेगा, एरो ऊपर दिया रहेगा, मतलब तीर का निशान नीचे रहेगा तो कभी तीर का निशान ऊपर रहेगा। कभी AQ लिखा रहता है, एक्वस सॉल्यूशन, तो इसके लिए कभी S लिखा रहता है, L लिखा रहता है, G लिखा रहता है। तो वही हुआ रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रासायनिक समीकरण में तत्वों को प्रतीक से रासायनिक सूत्र और उनकी अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, ठोस के लिए S भी ले सकते हैं, द्रव के लिए L भी ले सकते हैं। द्रव को लिक्विड बोलते हैं, गैस को G से सूचित करते हैं। तो ये सब रासायनिक समीकरण के बगल में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या दे सकते हैं? जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक, ये जो होता है ना तापमान, दाब और उत्प्रेरक, ये तीर के निशान के ऊपर लिखेंगे या नीचे लिखेंगे, ये होता है। तो फिर से बता देते हैं, रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करना। रासायनिक समीकरण को हमेशा रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और रासायनिक समीकरण में तत्वों को जो प्रतीक होते हैं, तत्वों का जो सिंबल होते हैं, उसको रासायनिक सूत्र कहते हैं। और उनकी अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस के साथ लिखा जाता है बगल में। जैसे कार्बन लिखे है ना, तो कार्बन के बगल में आप S दे दीजिएगा। कार्बन है, कार्बन के बगल में आप S दे सकते हैं। और तीर कर, उसके अलावा क्या करते हैं, यदि और स्थिति, यदि उसमें उत्प्रेरक को लिखना होगा, तापमान, दाब को लिखना होगा, तो उसको तीर के ऊपर या नीचे आप लिख सकते हैं। अगला रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। इसके अलावा भी है कि यदि अवक्षेप का बनना है तो नीचे एरो दिया जाएगा। अवक्षेप का यदि होगा तो नीचे एरो दिया जाएगा, और यदि गैस निकल रहा है तो ऊपर एरो दिया जाएगा। इसका भी ध्यान रखना है। अवक्षेप के लिए नीचे एरो, अवक्षेप के लिए क्या होगा, अवक्षेप के लिए नीचे एरो दिया जाता है ऐसे। और यदि गैस निकल रहा है ना तो ऊपर एरो दिया जाता है, ऊपर एरो ऐसे दिया जाएगा। ये गैस के लिए है, ये गैस के लिए है, और ये होगा अवक्षेप के लिए, कोई ठोस पदार्थ बनता है उसके लिए। अगला रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। जैसा कि हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है, इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। इसलिए अभिकर्मक और उत्पाद का द्रव्यमान के संरक्षण द्वारा संतुलित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद देखा जाता है कि तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है या नहीं, इसको देखा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होती है। उसे हमको बोलते हैं संतुलित अभिक्रिया। संतुलित अभिक्रिया किसे बोलेंगे? कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक और उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या यदि बराबर हो तो उसे संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं? यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक और उत्पाद
कि प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका। रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बनाइए। क्या बनाइए? पहले उसमें प्रत्येक सूत्र को लिख दीजिए, उसके बाद उसको बॉक्स बनाइए और संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन चेंज होना ही नहीं चाहिए। बॉक्स लिख दिए और पहला स्टेप हो गया। पहले देखिए कह रहा है प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाइए और संतुलित करने के बॉक्स में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो पहले सभी सूत्र लिखा हुआ है Fe प्लस H2O, एरो देकर Fe3O4 प्लस H2। तो इसमें एक बॉक्स बना हुआ है। पहला क्या बना हुआ है? बॉक्स बना हुआ है। बॉक्स को फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसी समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए कि जैसे प्रत्येक तत्व में कितना है परमाणु की संख्या। जैसे ये Fe लोहा है, आयरन है, आयरन में Fe कितना है? तो 1 है। तो Fe की संख्या देखो 1 लिखा है। ये अभी कर्मक है, पहले है। इधर वाला को बोलते हैं अभिकर्मक, इधर वाला को क्या बोलते हैं? अभिकर्मक। ये है जो अभिकर्मक और ये उत्पाद होगा, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या। अभिकर्मक को इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद को प्रोडक्ट बोलते हैं। समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए। तो देखिए Fe 1 है, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 हुआ है, तो H2 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। अब देखा जाएगा ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना होगा? तो 1 होगा, वो नीचे लिखा होगा। यहाँ देख लेते हैं उत्पाद में Fe कितना है? 3, Fe3 और H2 कितना है? 2, तो 2। और देखो अभिकर्मक थोड़ा सा, तो ऑक्सीजन इसमें कितना था? 1 था। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर 4 है। देखो ऑक्सीजन कितना है? उत्पाद में 4 है और इधर अभिकर्मक में 1 है, उसी को नीचे लिखा गया है ऑक्सीजन 1। तो कह रहा है अब क्या करेंगे? सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक और उत्पाद की साइड उचित गुणांक लगाकर करना है। मतलब कह रहा है अनुमान विधि में ये होता है ना कि पहले देखा जाए ये सब। इसमें देखो इसमें मिलाए हैं पहले किसको? Fe को देख रहे हैं, Fe इधर, और इधर वाला को भी Fe, केवल Fe को देख रहे हैं कि कितना है। पता चला इसमें Fe जो है आयरन है 1 है और यहाँ जो 3 है। तो पहले क्या करना है? जिसमें इसको दोनों तरफ समान करना है। तो इधर 3 है यदि आयरन, तो इधर भी 3 लिख दिया जाए। तो 3 लिख दिए, यहाँ हो गया 3 Fe। अब क्या हुआ? अब दूसरा बार में देखो हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन इसमें 2 है, हाइड्रोजन इसमें कितना था? 2। हाइड्रोजन जो है इसमें 2 था और इधर हाइड्रोजन भी 2 है। इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन अब ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 4 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 4 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 4 से बगल में गुना कर दिया गया। 4 से क्या कर दिया गया? गुना कर दिया गया। जैसे ही 4 से गुना किए हम, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। तो हाइड्रोजन 8 है तो इधर भी 8 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 4 से यहाँ भी आपको हाइड्रोजन में क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ऑक्सीजन हो गया 4, इधर ऑक्सीजन हो गया 4, हाइड्रोजन 8, इधर भी हाइड्रोजन 8 हो गया। 4 दूनी 8। अब दोनों तरफ सेम हो गया। देखिए अब इसमें देखिए आगे दिया हुआ है 3 Fe, 3 Fe, 3 Fe। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4 है। देखिए इसका मतलब बगल में तो दोनों में गुना होगा, यही होता है। बगल में तो 2 चौके 8, दोनों तरफ सेम हो गया। अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्था को दर्शाना। भौतिक अवस्था देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों को भौतिक अवस्था को दर्शाने के लिए ये सब चिन्ह का उपयोग करते हैं। कौन कौन? ठोस के लिए होता है S, द्रव के लिए होता है L और गैस के लिए होता है G
और जलीय विलयन जो होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन लिखते हैं, AQ। और उत्प्रेरक दबाव को तो तापमान, दबाव, उत्प्रेरक की उपस्थिति तीर के ऊपर लगाया जाता है, इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन सा है, अब वो पढ़ेंगे हम लोग। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ये हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया, अनॉक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन रिडक्शन अभिक्रिया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अनऑक्सीकरण, चाहे वियोजन को हम डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। ये रिडक्शन अभिक्रिया ये हुआ। ऊष्मक्षेपी, ऊष्मशोषी, एंडोथर्मिक अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। संयोजन वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, संयोजन क्या होता है, संयोजन मतलब संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना। जुड़ेगा क्या, दो से ज़्यादा जुड़कर एक का बनाएगा। यदि जैसे ये है ए प्लस बी, मिलकर यदि एक पदार्थ बनाया है सी, तो इसको हम बोलते हैं संयोजन प्रक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर यदि एक का निर्माण कर रहा है, देखो एक उत्पाद बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं संयोजन प्रक्रिया। यहाँ लिखा हुआ भी ए प्लस बी मिलकर क्या बनाया, सी। उदाहरण के लिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ प्रतीक के द्वारा नीचे लिखा हुआ, कार्बन के बगल में देखो एस लिखा हुआ है, मतलब कार्बन ठोस होता है। कार्बन के बगल में यदि एस लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन ठोस है। ऑक्सीजन क्या है, O2G लिखा हुआ है, मतलब गैस है। और कार्बन ठोस और गैस मिलकर CO2 बना दिया, मतलब गैस बनाया बगल में G, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो को मिला और एक बनाया CO2, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। जल का निर्माण, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों मिलकर जल बना लिए। इसका दोनों का गुण अलग हो गया, ये भी गैस, लेकिन ये द्रव, गैस गैस मिलकर द्रव बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, जब आप पानी डाल दीजिएगा चूना में तो उसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड ठोस है, लेकिन इसमें जैसे ही जल मिलाए तो चूना बुझ गया। चूना बुझ गया मतलब बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं। CaO को बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना। ये जल है, मिला दिए तो हो गया बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। देखो एक्वस सॉल्यूशन है, ठोस और ये जलीय विलयन है, पानी के रूप में रहेगा, घोल के रूप में। तो इसका देखो, इसको याद करने का सूत्र है कैल्शियम CaO तो हो गया H2 यदि जल मिला हुआ है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, बुझा हुआ चूना होगा। अगला वियोजन अभिक्रिया, इसमें कह रहा है एकल पदार्थ टूटकर, इसमें वियोजन मतलब होता है टूटना। वियोजन का अर्थ क्या है, टूटना। टूटेगा कब, जब एक पदार्थ टूटेगा और दो या दो से अधिक पदार्थ बना देगा, तो उसे कहते हैं वियोजन। देखो यहाँ है एक, ए टूटा और B प्लस C बनाया, तो इसको हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसको हम क्या कहेंगे, वियोजन।
वियोजन में होता है एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। जल का हाइड्रोजन, मतलब यहाँ H2O है एक, H2O क्या है, एक है, यहाँ टूटकर H2 प्लस O2 बना दिया, ये हो गया वियोजन विक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट होगा, यहाँ ट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यहाँ 2 लिखाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ 2 होगा, CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वियोजन के प्रकार कौन कौन सा है? वियोजन में थोड़ा सा प्रकार इसमें होता है, कौन कौन है? उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन में ऊष्मा का उपयोग होगा, एक वर्ड से इसको समझ जाइए। उष्मीय वियोजन में जो होगा ऊष्मा का प्रयोग होगा। इस अभिक्रिया में ऊष्मा के द्वारा एक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलता है, इसके द्वारा ऊष्मा के द्वारा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में इसमें ऊष्मा देते हैं, हीट देते हैं, ये सिंबल होता है हीट का, त्रिभुज जैसा रहेगा। और ये टूटकर एक ठोस था, कैल्शियम कार्बोनेट ठोस है, एक ठोस भी बनाता है प्लस गैस भी बनाता है। अगला है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन में विद्युत का उपयोग होगा, और इसमें भी होगा एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा, और इसमें किसका भी उपयोग होगा? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का उपयोग होगा जल को तोड़ने में। जल को यदि आप तोड़ते हैं H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो विद्युत वियोजन द्वारा हो सकता है। अगला है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश का उपयोग होगा, सूर्य के प्रकाश का उपयोग होगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि किसी अभिकारक का वियोजन करना होगा तो प्रकाशीय वियोजन बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को तोड़ते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ लिखा रहेगा सूर्य का प्रकाश, यहाँ लिखा रहेगा सूर्य का प्रकाश, यहाँ बनेगा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। यहाँ ठोस था ये सिल्वर क्लोराइड, यहाँ ठोस बना सिल्वर और क्लोरीन गैस बना। अगला है विस्थापन विक्रिया। वह विक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को यौगिक को विस्थापित करना, मतलब अगर अधिक क्रियाशील वाले जो तत्व है कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब होता है हटा देता है, विस्थापित मतलब होता है हटाना, विस्थापन में उसका स्थान हटा के खुद ग्रहण कर लेगा। तो अधिक क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करेगा? हटा देगा। जो अधिक है वो कम वाले को हटा देगा, तो होगा वो विस्थापन अभिक्रिया। देखो एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ आयरन है, आयरन जो है ना, यहाँ कॉपर है, आयरन जो जाएगा ना कॉपर को हटा के कॉपर का स्थान ले लेगा। देखो यहाँ आयरन कॉपर को हटाया और SO4 बना लिया और कॉपर को अलग ठेल दिया। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में होगा कोई भी एक पदार्थ जो होगा, एक तत्व जो होगा, कोई भी एक तत्व होगा दूसरे तत्व को हटा के उसकी जगह पर स्थान ग्रहण कर लेगा, उसको बोलते हैं विस्थापन। इसको एकल विस्थापन भी बोलते हैं। कह जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला होता है विलयन में यदि डाला जाता है तो कुछ समय के बाद कील जो होती है पतली हो जाती है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं ना, तो कुछ समय तक कील जो होता है पतला हो जाता है, पतला, और साथ में उस पर भूरे रंग का एक परत चढ़ जाता है। कैसा परत चढ़ता है? भूरे रंग का। यह परत भूरे रंग की परत कॉपर धातु होती है। ये भूरे रंग की परत जो है क्या है? कॉपर धातु होती है। इस अभिक्रिया में लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से
कॉपर को ही विस्थापित करके आयरन सल्फेट बना देते हैं। और जो हरा हल्का होता है, हल्का हरा होता है, कैसा होता है, हल्का हरा होता है। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब होता है क्या, इसमें दो पदार्थ जो होगा ना, दोनों ये उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, वो उसका स्थान होगा। इसमें दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अपने आयन का आदान प्रदान करके वो क्या करेगा, हटा देगा। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। देखिए यहाँ का NaSO4 है और ये BaSO4। तो ये जो काम करेगा ना, सोडियम जो है Na जो है बेरियम को विस्थापित कर देगा। Na जो है बेरियम को विस्थापित करेगा तो बना देगा NaCl। Na क्या बनाएगा, Cl। अब बेरियम के साथ हो जाएगा इसका काम, BaSO4। ये अब शेप बना है, यहाँ क्या बना, देखो एरो जो है नीचे की ओर दिया हुआ है, इसका मतलब अब शेप का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, अब शेप का। देखो यहाँ लिखा हुआ है सफ़ेद अब शेप बना है। कैसा बना है, सफ़ेद अब शेप। इस अभिक्रिया में बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अपक्षेप का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण हो उसे क्या कहते हैं, अपक्षेप बनेगा उसके अपक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षेपी अभिक्रिया। इसमें देखो दो गो था, दोनों पूर्ण यौगिक था अपना आयन। इसमें Na प्लस एगो प्लस होता है, इस पर Na पर एगो प्लस होगा और SO पर दो गो माइनस होगा। बेरियम पर भी दो गो प्लस होता है, इस पर दो गो प्लस होता है, दो गो प्लस होता है और इस पर एगो माइनस होता है। सोडियम पर एगो प्लस होता है, एगो प्लस होता है। इस रूप में बनाएगा। चलिए अगला है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें के अभिकारक में हाइड्रोजन की वृद्धि, किसकी वृद्धि होगा, हाइड्रोजन की, या ऑक्सीजन निकल रहा होगा, ऑक्सीजन भी निकल रहा होगा या हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा होगा, तो उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। यहाँ देखिए जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल के देखो कार्बन के साथ मिल जाएगा। यहाँ देखो जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। ऑक्सीजन का वृद्धि मतलब अपचयन अभिक्रिया। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकलना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन निकलना ही अपचयन कहलाता है। यहाँ भी ऑक्सीजन निकल रहा था, हाइड्रोजन का वृद्धि होगा तब अपचयन होगा, और ऑक्सीजन यदि निकल रहा होगा तो अपचयन होगा। ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ और उसमें मिल रहा है, हाइड्रोजन से मिल रहा है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन। उपचयन अभिक्रिया होता है वह अभिक्रिया, उपचयन में होगा वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन निकलता होगा। क्या निकलता होगा, हाइड्रोजन निकलता होगा, उसको हम बोलते हैं उपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन निकलता होगा। यहाँ देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन के साथ मिला तो CO2 बनाया, CO2 बनाया और उधर जाकर जल बना दिया। इसका मतलब जो ऑक्सीजन बढ़ा, वृद्धि हुआ। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन, इससे उससे अच्छा से एग्जाम्पल इसमें समझ सकते हैं। यहाँ देखो ऑक्सीजन आके जुड़ा C के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो CO2 बना लिया, तो यहाँ वृद्धि हुआ ना। देखो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन नहीं था, इसमें सब था, इसमें कार्बन के साथ E जो है ऑक्सीजन मिल गया तो CO2 बना लिया। ये जो है उधर जाके जल अपना रह गया। कार्बन और ऑक्सीजन, एगो कार्बन था एगो ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर क्या बनाया, CO2, वृद्धि हुआ, कार्बन में ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, इसका मतलब उपचयन।
यहाँ देखो कॉपर के ऑक्सीजन के साथ विरोधी हुआ, CO बना लिया, इसके साथ नहीं था, ऑक्सीजन आके जुड़ गया मतलब यहाँ देखिए ऑक्सीजन निकला है, यहाँ ऑक्सीजन निकल के वहाँ जाके जुड़ा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ निकल के जुड़ा ना हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो भी अभिक्रिया होगा। ऊष्माक्षेपी में होगा, इसमें जो ताप होगा या गैस होगा वो निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ऊष्माक्षेपी में अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, निकलता है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कोयला को जलाए और ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, प्लस में आप ऊष्मा भी लिख सकते हैं, प्लस में ऊष्मा भी देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है, ऊष्मा देता है। क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश देता है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज से ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है। श्वसन जब हम कर रहे होते हैं, जब श्वसन आप कर रहे होते हैं, श्वसन अभिक्रिया के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, जिसमें ऊर्जा उत्सर्जित होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं, इसलिए श्वसन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन अभिक्रिया क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ देखिए ग्लूकोज दिया हुआ, ग्लूकोज को जो टूटा हुआ है ग्लूकोज, और यह CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा निकला हुआ ऊष्मा। ऊष्माशोषी, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट में ऊष्मा का अवशोषण होगा, कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो CO प्लस CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2। कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट टूटने पर आमतौर पर गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। संक्षारण। अगला संक्षारण है किसी धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके खराब हो जाना या उनके गुण में परिवर्तन होता है तो धातु का संक्षारण कहते हैं। संक्षारण जो है ना, संक्षारण में होता है कोई भी वस्तु खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया, वो खराब हो गया या उसका गुण में परिवर्तन हो गया तो धातु का संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, जंग लग गया मतलब लोहा खराब हो गया। जंग के लिए क्या क्या शर्त है, जंग लगने के लिए जो शर्त है ना, क्या क्या है, तो जंग लगने के लिए शर्त है हवा और ऑक्सीजन की उपस्थिति। हवा और ऑक्सीजन में छोड़ दीजिएगा तो आपको, दूसरा में जल के संपर्क में आएगा तो भी इसमें जंग लग सकता है। लोहे को जंग या संक्षारण से बचाने के उपाय। लोहे को जंग या संक्षारण से बचाने का उपाय निम्नलिखित है। पहला, लोहे की वस्तुओं को पेंट करके रखिए। लोहे की वस्तु को क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। दूसरा है उस पर ग्रीस या तेल लगा दीजिए। तीसरा है हवा या जल से बचा कर रखिए। चौथा है धातु पर तांबे की परत चढ़ा कर रखिए। अगला है गैल्वेनाइजेशन। मतलब गैल्वेनाइजेशन में होता है कि धातु की परत पर जिंक, धातु की परत कोई भी धातु है उस पर जिंक की यदि आप परत चढ़ाते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जस्तीकरण बोलते हैं हिंदी में, इसको क्या बोलते हैं, जस्तीकरण। जस्तीकरण।
जस्तीकरण बोलते हैं इसको। इसे जंग लगने या संक्षारण से बचाना गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। गैलियानीकरण है जस्तीकरण। अगला है क्रोमोप्लेटिंग द्वारा। क्रोमोप्लेटिंग में क्या होता है, और किससे बचाइएगा, क्रोमोप्लेटिंग। क्रोमोप्लेटिंग में क्रोमियम धातु की परत चढ़ाई जाती है, क्रोमियम धातु की, तो इसको क्रोमोप्लेटिंग कहते हैं। इस धातु पर इस सभी उपायों में धातु का हवा और जल के से संपर्क तोड़ दिया जाता है, जिससे लोहे में जंग नहीं लगता है। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता करा किसी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना, किसी खाद्य पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके खराब हो जाना, बदबूदार पदार्थ में बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। खराब हो गया, अलग सा गंध देने लगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। मतलब अलग प्रकार का गंध देता है, उसको विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसा जो होता है ना, ऑक्सीजन के कारण होता है, ऑक्सीजन उसके साथ अभिक्रिया कर लेता है। विकृत गंधिता से बचाने का उपाय, खाद्य पदार्थ को आप रेफ्रिजरेटर में रखिए, फ्रिज में रखिए और निम्न ताप पर रखिए, कम टेम्परेचर पर रखिए तो बच सकता है। खाद्य पदार्थ को निष्क्रिय गैस 6 प्रकार का होता है, आर्गन और नाइट्रोजन के वातावरण में रखकर कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ को यदि आप निष्क्रिय गैस उसमें डाल दीजिएगा, नाइट्रोजन का पदार्थ को डाल दीजिएगा तो नहीं लगा। जैसे का चिप्स की थैली होता है ना, चिप्स की थैली में कौन सा गैस रहता है, तो नाइट्रोजन। कौन सा गैस, नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में, कुरकुरे की थैली जो भी होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। पदार्थ में या एंटीऑक्सीडेंट डालकर भी आप कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में आता है कि जो चिप्स की थैली होती है उसमें कौन सा गैस होता है, तो N2 गैस होता है। कौन सा गैस होता है, N2 गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। चलिए, आज पहला चैप्टर केमिस्ट्री का ख़त्म हो गया। अगला दिन हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे अम्ल क्षारक और लवण के बारे में। थैंक यू।